बात करी थी संचारण तक, तो संचारण के आगे आगे और अभिलेशन है, लेकिन कुलदीप ने कमेंट किया कि चालकत्व तो नहीं समझ में आया, तो चालकत्व तो एक बार फिर से बता देते हैं। चालकत्व तो क्या होता है? बेसिकली चालकत्व या चालकता जो होती है वो एक तार के लिए नापी जाती है, और यहाँ पर वैद्युत अपघट्य की बात करी जा रही है। तो वैद्युत अपघट्य क्या होता है? वैद्युत अपघट्य बनता कैसे है कि जैसे कि मान लो एक विलयन है H2SO4 का, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन ले लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है और उसमें से अगर हम कोई तार डालें तो जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगी H2SO4 के द्वारा, सेल के द्वारा, तो जो आयन और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बाई किसके द्वारा? वायर के द्वारा, तार के द्वारा, ठीक है। तो जो तार के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसकी चालकता, ठीक है, उसकी चालकता, और उसी में क्या देखते हैं? चालकत्व। चालकता क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने की दर, और जो चालकत्व होता है वो तार का एक गुण होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं इसमें, किसमें? चालकत्व में, ठीक है। देखो लिखा भी है इसमें, वैद्युत अपघट्य गलित अवस्था एवं विलयन में। वैद्युत अपघट्य क्या लिखा है? गलित अवस्था एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं, और वैद्युत अपघट्यों के विलयनों की विद्युतीय चालकता विलयन में उसके वियोजन से उत्पन्न मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। और जैसे तार है तो तार में ये जो चालकता का गुण है ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ही ऐसा संभव हो पाता है। इस तार में अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ही उसमें क्या होगी? चालकता होगी, ठीक, तभी उसमें चालकता का गुण कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि विद्युत अपघट्यों के विलयन धात्विक चालकों के समान ओम के नियम, जैसे ओम का नियम आपने पढ़ा है, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो V प्रोपोर्शनल टू, वैसे तो R होता है लेकिन प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम लोग क्या लिखते हैं? आई आर, आई नियतांक होता है, ठीक है। तो V बराबर आई आर, ये ओम का नियम होता है। इसी तरह से I बराबर क्या है? E। देखो होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी, धारा दो प्रकार की होती है ना। धारा, वैद्युत धारा कहते किसे हैं? आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो धारा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी धारा? एक तो होती है प्रत्यावर्ती धारा और एक होती है दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होती है उसको कहते हैं AC, और जो दिष्ट धारा होती है उसको कहते हैं DC। अब ये दो धाराएं किस प्रकार से? देखो, एक तो होती है बैटरी वाली करंट जिसको DC कहते हैं, और दूसरी होती है AC, ठीक है। AC जो ये बांधों के द्वारा पानी को रोक करके बनाई जाती है, ठीक है, वो होती है AC, अल्टरनेटिंग करंट, और DC डायरेक्ट करंट, ठीक। तो यहाँ DC की बात हो रही है, सेल वाली करंट की बात हो रही। तो जहाँ भी सेल की बात होगी वहाँ वोल्टेज हम लोग लेते हैं E को कहते हैं विद्युत वाहक बल। वो बिल्कुल वोल्टेज V जो AC में लिया जाता है उससे उसी की तरह कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर उसका केवल नाम बदल दिया जाता है, और नाम बदल के उसको क्या कह देते हैं? E कह देते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई यहाँ पर। तो ओम के नियम I बराबर E बटे R का अनुपालन करते हैं। ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? स्थिर विद्युत वाहक बल E वोल्ट पर चालक में प्रवाह की दर I R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम बिल्कुल जैसे कि I, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। उसी तरह से V की जगह पर क्या हो जाता है? E, ठीक। तो E बराबर क्या हो जाता है? आई आर। तो I बराबर अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? E बटे में R, ठीक। I बराबर E बटे R। ये किसके लिए है? ये सेल के लिए है। और ये जो V बराबर आई आर है ये किसके लिए है? ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए है। तो ये हो जाता है I बराबर V बटे R, ठीक है। अभी हम लोग वैद्युत सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल में जहाँ भी करंट चलेगा वहाँ पर E चलेगा, ठीक है। अब अगर चालकत्व की बात करें तो चालकत्व मैंने बताया था कि क्या? चालक का प्रतिरोध R का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है, ठीक। चालकत्व जो है उसको G से लिखते हैं, और प्रतिरोध के अपोजिट में होता है, ठीक है। प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकत्व। भाई प्रतिरोध का मतलब है कि विद्युत धारा को प्रवाहित ना होने देना, ठीक। जैसे कि तार है, तार में अगर कोई चीज़ धारा को बहने से रोकती है तो वो होता है उसका प्रतिरोध, ठीक। और प्रतिरोध को कौन रोकता है? प्रतिरोध का उल्टा कौन होता है? चालकत्व। चालकत्व का गुण है तो वो किसके कारण है? तार के मैटर के कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण, ठीक है। तो ये बात हो गई चालकत्व की, और इसकी डेफिनेशन क्या थी? चालक के प्रतिरोध R का व्युत्क्रम उसका चालकत्व कहलाता है। J इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R, ठीक।
और इसका मात्रक ओम इनवर्स या सीमेंस भी लिखते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। अब देखो आगे चलते हैं। आगे इस लेसन में हम लोग पहुंच गए थे कहाँ तक, संचारण तक पहुंच गए थे, है ना। संचारण बेसिकली क्या बताया था हमने कि संचारण जो होता है, वैसे वे दैनिक जीवन में क्या होता है, संचारण जंग होता है। जंग लगने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संचारण। और संचारण को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैद्युत लेपन करते हैं। वैद्युत लेपन का मतलब है कि धातुओं के ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहे के ऊपर अगर स्टील की परत चढ़ा दी जाए तो वो हो जाता है वैद्युत लेपन की प्रक्रिया। शायद यहीं तक हमने पढ़ा भी था, है ना। कहाँ गया ये वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, यहाँ तक देखा था। तो इसमें हमने वैद्युत लेपन बता दिया था। ठीक है, चालक के ऊपर जब धातु के ऊपर परत चढ़ा दें तो उसको क्या कहते हैं, वैद्युत लेपन कह देते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको ये बात है किया जाता है। वैद्युत अपघटन द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की पतली परत का लेपन वैद्युत लेपन कहलाता है। आकर्षक दिखने तथा संचारण के रक्षण के लिए कॉपर, आयरन, पीतल आदि की वस्तुओं पर सिल्वर, गोल्ड, निकिल, क्रोमियम आदि धातुओं का लेपन कर दिया जाता है। लोहे की चादरों पर टिन का लेपन किया जाता है। जैसे कि ग्रिल वगैरह में देखा होगा, घरों में, गेट में भी, अब तो गेट भी स्टील के जैसे आने लगे हैं, तो उसमें लोहा होता है भीतर और बाहर से टिन की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, इसके बाद वैद्युत अपघटनीय सेल, है ना। ये तो है नहीं सिलेबस में, आगे देखते हैं आगे क्या है। इलेक्ट्रोड विभव विभवांतर, ये भी नहीं है। अब सीधे वैद्युत रासायनिक श्रेणी है ना। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी देखते हैं कहाँ है, ये रही वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। देखो क्या होता है कि जैसे कि बैटरी है और बैटरी में क्या डालते हैं, कोई भी एसिड डाल देते हैं और उसमें एक कैथोड, एक एनोड लगा लेते हैं। ठीक है, कैथोड एनोड लगा करके उसमें इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा देखा जाता है। तो क्या हुआ कि धातुओं के जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर है उसको चेक किया गया कि किस धातु में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर या वोल्टेज कितना कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से धातुएं बहुत सारी होती हैं। पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं कि धातुएं जो है, डी ब्लॉक पूरा धातु है, एस ब्लॉक पूरा धातु है, पी ब्लॉक में धातुएं भी हैं और उप धातुएं भी हैं। ठीक है, तो सेम कॉपर जैसे है, कॉपर है, आयरन है ना, निकिल है, जिंक है, ये सारी धातुएं हैं। तो इन धातुओं को इस सेल में क्या किया गया, डुबो करके इसके इलेक्ट्रोड विभव को पता किया गया। तो ऐसे बहुत सारी धातुएं हो गई। तो धातुओं को क्या हुआ कि अब ऐसे कैसे पता चले कि कौन सी धातु किसका कितना वोल्टेज है ना। तो इसके लिए सब कुछ सीरियल से रखा गया। तो सीरियल से रखने पर क्या हुआ कि एक सीरीज बन गई। तो सीरियल से रखने पर जो सीरीज बन गई उसे ही हम लोगों ने नाम दिया क्या, वैद्युत रासायनिक श्रेणी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग क्या रहेगी, वैद्युत रासायनिक श्रेणी हेडिंग रहेगी। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर, विभिन्न धातुओं को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी, अब इसमें वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपको बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये कैसे बनाएंगे, ये बनी हुई है इस पेज पर, ये देखो। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का एक सिंपल सा तरीका आपने बताया था। ये जो पूरे तत्व दिए हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इसमें जो प्लस लिखा हुआ है ना, ये प्लस इसके आयन होते हैं। अगर एक प्लस लिखा है तो इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दो प्लस है तो इसका मतलब उसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तीन प्लस है तो तीन इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स लिखे हैं धातुओं पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लर्न कैसे करना है ये हम लोग देख लेते हैं, शॉर्टकट मेथड। सबसे पहले क्या लिखा है, लिथियम, Li है तो क्या लिखेंगे, लाइन पूरी है, लिथियम के बाबा, लिथियम के बाबा सरदार, है ना, लिथियम के बाबा सरदार, काका नाना
है ना। काका नाना मांगे आलू, काका नाना मांगे आलू, मांगे आलू। अब देखो इतने पहले तो समझ लेते हैं क्या क्या इसमें लिखेंगे। तो लिथियम जो है, लिथियम तो लिखा ही है नाम पहले से ही, तो लिथियम का क्या हो जाएगा Li, के से क्या हो जाएगा पोटेशियम के, और Ba बाबा लिखा है तो बाबा से क्या हो जाएगा Ba, और सरदार लिखा है तो इसका मतलब क्या है Sr स्ट्रोंशियम। काका लिखा है तो काका मतलब क्या हो जाएगा कैल्शियम Ca, और ना लिखा है तो ना के लिखा क्या लिख लेंगे यानी सोडियम। मांगे लिखा है तो Mg लिख लेंगे मैग्नीशियम। आलू लिखा है तो क्या लिख लेंगे Al। काका नाना मांगे आलू, ठीक, तो ये लिख लेना। अब आगे दूसरी क्या रहेगी, इसी में आगे लाइन बढ़ा करके क्या लिख लेना, काका नाना मांगे आलू, और फिर इसके अलावा मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, और इसके आगे लिख लेना कोई नहीं सुनना प्रभु, ठीक है, कोई नहीं सुनना प्रभु। अब इसमें तत्व देख लेते हैं कौन कौन से तत्व आएंगे। मैंने लिखा है तो मैंने मतलब क्या हो जाएगा Mn, जिंदा लिखा है तो क्या हो जाएगा Zn, क्रो लिखा है तो Cr, फ्राई लिखा है तो Fe लिख देंगे, कर लिखा है तो इसकी जगह कर दिया है ना, कर दिया को क्या लिखेंगे कर से C लिख लेंगे, और डी से दिया से डी लिख लेंगे तो CD हो जाएगा। CD क्या होता है कैडमियम। कोई से CO हो जाएगा, नहीं से Na हो जाएगा, और इससे Sn हो जाएगा, और प्रभु से Pb हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन तक की धातुएं लिख गई सारी, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद जो 4-5 धातुएं लिखी हैं उनके जो इलेक्ट्रोड मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं वो क्या क्या होते हैं, वो है कौन कौन से हैं वो आपको 4-5 ऐसे याद कर लेना। कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है और सोना है, ठीक है। तो ये नाम लिख करके एज इट इज़ याद कर लेना। हाइड्रोजन के सापेक्ष सबके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है 0, ठीक। हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन का 0 होता है, इसके ऊपर सारे प्लस में होते हैं और इसके नीचे सारे माइनस में होते हैं। उल्टा हो गया, नहीं, ऊपर वाले सारे माइनस में होते हैं और नीचे वाले प्लस में होते हैं। हाइड्रोजन का 0 होता है, ठीक है। तो ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी की बात हो गई। आगे इसके लक्षण, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षण, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो इसमें हेडिंग लगा लेना क्या, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य लक्षण। क्या लिखना नंबर 1 में कि किसी इलेक्ट्रोड के मानक इलेक्ट्रोड विभव का ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि उस इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ने पर गैलियनी सेल का ग्रुप इलेक्ट्रोड ध्रुव, अरे ये छोड़ दो, ये ना लिखना, सेकेंड नंबर लिखते हैं, इसको नंबर 1 डाल के लिखना। क्या लिखा है, जो मोटा मोटा जो धातुएं हाइड्रोजन गैस से अधिक प्रबल अपचायक हैं उनको वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन गैस के ऊपर रखा जाता है तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष उनके मानक अपचयन विभव का ऋण चिन्ह होता है। ये हो गया इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, जो धातुएं हाइड्रोजन गैस से दुर्बल अपचायक है उन्हें हाइड्रोजन गैस के नीचे रखा जाता है तथा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष उनके मानक अपचयन विभव का धन चिन्ह होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे जो हैं वो प्लस चिन्ह है उनके, मतलब इलेक्ट्रोड विभव उनका प्लस में है, और जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं उनका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो माइनस में है, ठीक है। तो ये 2 प्रॉपर्टी लिख लेना, नंबर 1 डाल करके ये, और ये नंबर 2 डाल करके। दूसरे 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये लिख लेना यहाँ से, ये जो लिखा हुआ है क्या रहेगा तीसरा पॉइंट, वैद्युत रासायनिक श्रेणी में धातुओं की सक्रियता ऊपर से नीचे की ओर घटती है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। इसी तरह से चौथा पॉइंट क्या लिख लेना कि धन विद्युतीय धातुएं जैसे कि एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन व एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, क्रोमियम, इनके जो अपचयन विभव हैं वो अपेक्षाकृत कम ऋणात्मक हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनके अपचयन विभव धनात्मक हैं, ठीक है। ये चौथा नंबर लिख लेना। अब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। पेपर में क्वेश्चन क्या है कि कोई 4 धातुएं दे देगा,
और उनके मानक इलेक्ट्रॉन विभव भी दे देगा, जैसे कि ये लिखा है प्लस 0.40 माइनस 0.54 प्लस का 0.14 तथा माइनस 1.36, इनको घटती हुई सक्रियता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। ठीक है, अब इसमें जैसे आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, संख्या रेखा के हिसाब से ही नंबर यहाँ पर लिखे जाते हैं। संख्या रेखा में क्या होता है, बीच में होता है 0 और इधर अगर जाते हैं आगे तो 1 2 3 होता है, और इसके अगर पीछे आते हैं तो -1 -2 -3। ठीक, यहाँ एक बात समझनी है, जैसे हम पूछें कि -1 और -3 दोनों में कौन बड़ा है। ठीक, -1 और -3 दोनों में कौन बड़ा है, तो बड़ा यहाँ पर कौन होगा, -1 ना कि -3। तो इससे मतलब ये है कि माइनस का जो नंबर आएगा, माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही वास्तव में छोटा होता है, क्योंकि वो पीछे की तरफ जा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात बहुत ध्यान देने वाली है। तो संख्या रेखा के हिसाब से नंबर लिखते हैं यहाँ पर जो अपचयन विभव होते हैं। तो घटती हुई सक्रियता के हिसाब से सेट करना है, तो इसमें देखो क्या आएगा, पहले माइनस का 0.54 लिखा है और क्या लिखा है, माइनस का 1.36। तो सबसे पहले जो माइनस का नंबर बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा, तो माइनस का 1.36, इसके बाद माइनस का 0.54। ये बात केवल माइनस में ही ध्यान रखनी है, और प्लस में जब आ जाता है तो प्लस में जैसे लिखा हो वैसे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, प्लस का 0.14, ये हो गई प्लस में 0.14। ठीक, और इसके आगे क्या आएगा, दूसरा प्लस का ही दिया है, प्लस का 0.40। अब ये तो जानते होंगे कि प्लस का 0.14 से बड़ा कौन है, 40, तो ये आएगा इसके बाद। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं कि उसको सक्रियता के अनुसार किस तरह से रखें। बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, इसको सॉल्व करना। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।